अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्वेस्ट यूनिवर्सिटी का पास पेपर करेंगे, 2025 वाला करेंगे, उसके बाद 2024 वाला भी करेंगे। ये भी मेहरान और एनडी की तरह कंप्यूटर बेस्ड पे टेस्ट लेती है। यहाँ पर आपके पास जो है वो 100 MCQs होते हैं और केमिस्ट्री के भी अगेन जो मेहरान यूनिवर्सिटी में पैटर्न था कि यहाँ पर 25 MCQs केमिस्ट्री के होंगे, तो क्वेस्ट में भी 25 MCQs केमिस्ट्री के होंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि मेहरान यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर किसी का 22 मई को था, किसी का 23 मई को, किसी का 24 मई को था, फिर 2 जून से लेके 6 जून तक, मतलब यहाँ पर टोटल जो है ना वो 8 दिन पेपर हुआ था। और हर एक दिन में कम से कम अगर मिलाएं तो 3 शिफ्टें मिलाएं तो यहाँ पर 24 शिफ्टें होती हैं। मतलब ऐसे समझ लें कि 24 मरतबा पेपर हुआ था, शिफ्ट टू ऐसे समझ लें ना। और हर शिफ्ट में 25 MCQ, तो यहाँ पर आपके पास 600 MCQ बन रहे थे। मतलब वहाँ पर जो है ना वो 600 MCQ सिंपली केमिस्ट्री के जनरेट हुए थे। तो क्योंकि केमिस्ट्री 25 MCQ थे तो यहाँ पर मैंने 25 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो 6 जून को जो पेपर हुआ था, तो 6 जून में मुझे MCQ मुझे मिले थे। और आप 5 जून का भी पेपर देख लेना, उसमें आप ये एनालाइज करना, ये आपको पता चल जाएगा कि जो 5 जून को जो पेपर हुआ था वो इजी आया था, और जो 6 जून को पेपर आया था वो तो और भी इजी आया था। मुझे इसके तकरीबन 15 से 16 MCQ रिसीव हुए थे केमिस्ट्री के। और यकीन मानो 15 के 15 जो थे ना वो रिपीट थे, कोई भी ऐसा MCQ नहीं आया था जो मतलब कि एक ही बार आया हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर पेपर भी होता तो ईजी है, मगर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है तो उसको थोड़ा सा आप सही तरीके से हैंडल करना। और वो स्टूडेंट जिनकी जो क्विज़ में भी आखिरी दिनों में टेस्ट है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो आपके पास है पास पेपर है वो आप लाजमी लिखें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, देखो यहाँ पर देखो 24 मरतबा उन्होंने समझ लिया कि पेपर बनाया होगा, ठीक है। तो 24 मरतबा पेपर बनाना कोई आसान हलवा नहीं है, तो टाइम लगता है, मैनेजमेंट भी होती है। इस तरीके से वो थोड़ा क्या होता है, पेपर जो है ना वो उसको शफल कर देते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं। एक ये आया था, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पूछा था, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी, और सल्फ्यूरिक एसिड तो क्वीन ऑफ कंपाउंड भी कहते हैं। मतलब एक ही आपके पास जो MCQ था वो 4 मरतबा आया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो बेकिंग सोडा है ये तो आया हुआ था, और जो फंक्शनल ग्रुप ये तो पता नहीं कितनी मरतबा आया हुआ था। तो सवाल बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मैं भी आपको इस बार यही सजेस्ट करूँगा कि वो स्टूडेंट जिसने प्ले लिस्ट देखी है मेहरान की, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर अब हम केमिस्ट्री के करेंगे क्वेश्चन का, कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है वो तो सबको पता है, C6H12O6 है। तो यहाँ पर C6H12O6 है। वो आर द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब याद रखना, बेकिंग सोडा का भी याद करना है, वाशिंग सोडा का भी याद करना है, सोडा एश का भी याद करना है, और कास्टिक सोडा का भी याद करना है। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी याद होना चाहिए, एसिटिक एसिड का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये आपके पास जो है सोडियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं सोडा एश है। क्या कहते हैं? सोडा एश है। ये मेहरान में जो इंटर चैप्टर है उसके फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में ये टेबल बना हुआ है, ये सारे के सारे उसमें आए हुए थे मेहरान में। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला हो गया। ये आपके पास है कास्टिक सोडा का फार्मूला, ठीक है, कास्टिक सोडा। और ये आपके पास NaCl, इसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बेकिंग सोडा का ये फार्मूला है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद कर लेना। बाकी भी इसी सारे आपको आने चाहिए। वो चीज़ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला आपके पास इस तरीके से होता है, ये आपके पास अल्कोहल हो गया। ये आपके पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास कीटोन है, इसको लाजमी याद रखना है। कीटोन बहुत ज़्यादा आ रहा है, अल्कोहल भी आ रहा है, ये आपके पास है अल्डिहाइड। यहाँ पर अल्कोहल पूछ रहा है तो यहाँ पर आपके पास C ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद है व्हाट द करेक्ट फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो सिंपल मीथेन का जो फार्मूला है वो CH4 होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 का B ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। कौन सा हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव होता है? तो यहाँ पर जो आपके पास ट्राइटियम है वो जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो 5 का C जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेंट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर का मतलब होता है यहाँ पर मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास कांस्टेंट है, तो एवोगाड्रो
ला हो जाता है। तो यहाँ पर ये 6 का डी जवाब है, एवोगैड्रो लॉ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास जो होता है यहाँ पर वो एनोड होता है यहाँ पर। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो सबको पता ही होगा, और मैंने आपको 3 से 4 मरतबा मॉक टेस्ट जो मेरान की थी उसमें भी रिपीट करवाया था। तो सिंगल जो बॉन्ड इसमें होता है वो आपके पास सैचुरेटेड होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्केन, ठीक है। अब सैचुरेटेड यहाँ पर जैसे सिंगल बॉन्ड आपके पास है वो सारे सैचुरेटेड। ये डबल ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, उसमें डबल बॉन्ड होता है, मतलब पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर वो अनसेचुरेटेड। तो तीनों यहाँ पर ये अनसेचुरेटेड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये आपके पास है सैचुरेटेड कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय विच केमिकल फार्मूला। तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, NH3। तो यहाँ पर ये 9 का ए ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला फॉर कीटोन। अब देखो 2000 ये जो मैं कर रहा हूँ 2025 वाला कर रहा हूँ, और 2025 में आप खुद देख लें यहाँ पर 2 मरतबा यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। जिस तरीके से पैटर्न अगर देखा जाए तो बिल्कुल 100% बिल्कुल सेम है। MCQs की जो यहाँ पर जो लेवल है वो भी जो मेरान में हो फॉर कीटोन। अब यहाँ पर एक कीटोन का आया हुआ है। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन की अगर रेंज देखें तो जैसे मेरान में सवाल आए हुए हैं बिल्कुल इस तरीके से सवाल आया हुआ है, और यहाँ पर 2025 का यहाँ पर ये पेपर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। कीटोन जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। तो दोनों जगह यहाँ पर अल्काइल, ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखें आपके पास डी अवेलेबल है, तो 10 का आपके पास है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, विच प्रोसेस अकर्स व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। मतलब जब काम वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम उसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। पहले तो मैं आपको ये बताऊं जवाब, डेल्टा वी यहाँ पर 0 होगा, मतलब वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है, 0 है, तो वॉल्यूम यहाँ पर ये कह रहा है कांस्टेंट होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। और यहाँ पर ऑप्शन है आइसोबेरिक प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है। और आइसोथर्मल, थर्मल मतलब आपके पास टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है 0 या कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये टर्म 3 जो है वो आपको लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है ना 2024 में भी आया हुआ है और 2025 में भी आया हुआ है। मेरान में तो ऐसा सवाल नहीं आया था जितने भी पेपर्स में थे, मगर इसमें ये आया हुआ है। इस वजह से आपको याद रखना है आइसोबेरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखें ये सवाल आया हुआ है, विच प्रोसेस अकर्स व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। इसमें भी क्या होता है, क्विज में आपके पास कभी 2 शिफ्टें लगती हैं, कभी 3 शिफ्टों में पेपर होता है, तो यहाँ पर भी हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, विच प्रोसेस अकर्स व्हेन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अभी मैंने आपको बताया था आइसोबेरिक प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर आपके पास है आइसोबेरिक प्रोसेस, तो ए ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन था। अब है क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोसेस अकर्स व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा 0 होगा तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द किंग ऑफ कंपाउंड। अब किंग ऑफ कंपाउंड मैंने आपको अभी बताया था कि जो मेरान में 4 मरतबा तो आया है, तो ये तो सबको पता होगा किंग ऑफ कंपाउंड है वो आपके पास से H2SO4 होता है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर 14 सवाल थे 2025 के, तो मैंने आपके सामने रखे। अब यहाँ पर 2024 वाला करते हैं। अब यहाँ पर ये पास पेपर 2024 वाला है, रिक्रिएट पेपर है, और यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ग्रुप डज द पी ब्लॉक स्टार्ट। अब पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो यहाँ पर जो है ना टोटल ग्रुप आपके पास जो होते हैं, तो टोटल ग्रुप आपके पास यहाँ पर हमारी बुक में जो है वो अब 18 है, ठीक है। तो 18 ग्रुप के हवाले से अब हम देखेंगे, तो आपके पास है जो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो एक बात आप याद रखें कि एस ब्लॉक जो है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, जो पी ब्लॉक है उसमें 6 ग्रुप होते हैं, बाकी जो है डी ब्लॉक है उसमें 10 हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कॉलम जो है ना वो आपके पास 10 हैं, और जो ग्रुप अगर देखा जाए तो 8 है, क्योंकि इंटर किताब में लाइन लिखी हुई है, मगर आपको जो है ना 18 ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब 18 ग्रुप हैं आपके पास है, तो 10 आपके 2 आपके पास ये है, ठीक है, 10 ये, तो टोटल कितने हो गए 12। पी स्टार्ट होता है मतलब कि यहाँ पर 13 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये
12 + 1 आपके पास 13 है, ठीक है। तो मतलब 13 आपके पास ग्रुप हो गया, पी ब्लॉक वहाँ से स्टार्ट होता है। एस के 2, ठीक है। फिर आएगा पी के होते हैं मतलब 6, तो जो डी बीच में आता है उसके 10 होते हैं। तो पहले एस आएगा, फिर डी आता है, फिर पी आता है। तो 2 और 10 आपके पास हो गए 12। तो मतलब 13 जो ग्रुप होता है वो पी ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आपके पास ग्रुप 13 हो गया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? ये मेरान में भी आया होता। तो जो आपके पास है एसआई यूनिट इसका होता है वो पास्कल आपके पास है। अब यहाँ पर है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहाँ पर 24 में भी यही आया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था। तो मतलब ये 2024 और 25 में डबलिंग हुई है। उसके बाद तो यहाँ पर जवाब आपके पास ए है। विच मॉलिक्यूल हैज डबल बॉन्ड? इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड होगा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड है, और जो मीथेन है उसमें भी आपके पास है सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरीके से मीथेन में होते हैं। ये आपके पास है मीथेन हो गया, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर विच मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड? तो ऑक्सीजन आपके पास डबल बॉन्ड है। तो मतलब 4 का ए जवाब बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द प्लैंक्स थ्योरी रिलेटेड? प्लैंक्स थ्योरी किससे रिलेट करती है? क्वांटम थ्योरी, रिलेटिविटी, एटॉमिक थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। तो प्लैंक्स थ्योरी जो है वो क्वांटम थ्योरी है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। तो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है, इसका सी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद है व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन? अब देखो 2025 में भी आया है और 2024 में भी आया हुआ है। तो कीटोन का फार्मूला आपके पास अगेन ये कार्बोनाइल ग्रुप, और दोनों साइड से आपके पास ये अल्काइल ग्रुप हो गया, और ये बीच में कार्बोनाइल ग्रुप, तो हम इसको कीटोन कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास है 7 का सी जवाब। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इथेन? इथेन का फार्मूला क्या होता है? इथेन का फार्मूला होता है C2H6। तो यहाँ पर 8 का सी ऑप्शन अवेलेबल है। ये मीथेन, ये इथीन, ये आपके पास है प्रोपेन हो गया। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीथेन? अब देखो मीथेन अगेन आपके पास है डबलिंग हुई है, तो मीथेन है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg। तो यहाँ पर देखो सवाल में 10 का बी ऑप्शन अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर है व्हाट द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट? अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो ये आपके पास है आइसोकोरिक, आइसोथर्मल है, या यहाँ पर आइसोबेरिक है, या एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। तो व्हाट द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट? जब वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होगा तो आपके पास होगा आइसोकोरिक, ये आइसोकोरिक कहलाएगा, तो 11 का ए है। आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोबेरिक जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों आपको लाजमी तौर पर ये याद करने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन बॉयस लॉ? बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? अब एक बात, तो बॉयस लॉ कहता क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और टेम्परेचर जो आपके पास होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 12 का हम सिंपल ए करेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्राम्स लॉ की डेफिनेशन पूछिए। ग्राम्स लॉ क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, केमिकल बॉन्डिंग, फेज चेंज, या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो सिंपल यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन सिंपल का है, तो 13 का ए जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द रिलेशनशिप इन चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ में क्या रिलेशन होता है? तो सिंपल हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जो प्रेशर आपके पास है वो कांस्टेंट है। तो मतलब ये रिलेशन हो गया ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑप्शन अवेलेबल है, तो 14 का ए करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 हाउ इज बॉयस लॉ डिफाइंड? बॉयस लॉ को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, मगर दोबारा यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर आपके पास है कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये बॉयस लॉ की स्टेटमेंट हो गई। तो बॉयस लॉ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आपके पास है ए जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डज एवोगैड्रो लॉ स्टेट? एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल इक्वल वॉल्यूम होगा तो मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे, प्रेशर कांस्टेंट नहीं भाई। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये तो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। मुलर मास कांस्टेंट, ये भी गलत है, ठीक है।
तो यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 16 का ये जवाब बिल्कुल सही है, यही एवोगैड्रो लॉ कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो यहाँ पर देखो 16 नहीं, 16 एटॉमिक नंबर है, तो ये 12 यहाँ पर जवाब है, तो बी जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस है। अब जब एसिड आपके पास है, मिसाल के तौर पर ये HCl एसिड है, बेस मिसाल के तौर पर NaOH जो है वो बेस है। अब ये क्या बनाएगा, अब देखो यहाँ पर ये NaCl बना, ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, तो आपके पास NaCl बना और यहाँ पर हाइड्रोजन है और OH है, तो यहाँ पर आपके पास है वाटर बन जाएगा, तो NaCl एंड वाटर, तो मतलब सिंपल साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर देखें ए ऑप्शन है साल्ट एंड वाटर, जिस इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें, साल्ट एंड वाटर बनाएं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ SO3। SO3 की आपके पास नेचर क्या होती है, तो ये एसिड बेस का सवाल है। अब एक होता है बेसिक ऑक्साइड, मतलब जो मेटल होते हैं ना वो बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो SO3 यहाँ पर ये आपके पास है नॉन मेटल है, तो SO3 जैसे ही यहाँ पर ये वाटर के साथ मिलेगा तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, तो ये एसिडिक नेचर है, तो ये एसिडिक नेचर इसका जवाब होगा। जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड बनाएंगे, और तो ये नॉन मेटल है पी ब्लॉक में। विच एलिमेंट डज ग्रुप 17 स्टार्ट हुए, तो मतलब जो 17 ग्रुप होता है, 17 ग्रुप आपके पास जो होता है ना वो हेलोजन का होता है, याद रखना हेलोजन, ठीक है, और ये 7A ग्रुप है, 7A ग्रुप है। तो पहले 7A ग्रुप में सबसे पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर कल बायर आई अंटी, फिर कल बायर आई अंटी, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर याद करना हो तो इस तरीके से करो। विच एलिमेंट डज ग्रुप 17 स्टार्ट, तो 17 जो होता है ना वो फ्लोरीन सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, तो 20 का ए जवाब है। उसके बाद है व्हाट द फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। देखो मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये याद कर लें। तो ये पहला आपके पास जो ए है वो वाशिंग सोडा का फार्मूला है, ये आपके पास बेकिंग सोडा है, ये सोडा ऐश है, ये कास्टिक सोडा है, ये चारों याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट द एवोगैड्रो नंबर वैल्यू। एवोगैड्रो नंबर वैल्यू जो होती है आपको भी पता है, वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अवेलेबल है। तो यही सजेशन है, अगर आपने मेहरान की जितने भी टेस्टें दी हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा। यहाँ प्ले लिस्ट मैंने मेहरान की जो भी बनाई थी मॉक टेस्ट या पास पेपर, अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये सवाल रिपीट होते हैं, जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, NLD की भी जो टेस्ट होती है वो भी ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। तो जिनका लास्ट डे पे पेपर होगा वो उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हिंट वगैरह उनको मिल जाती है। तो ये था 2025 और 24 वाला। अब कल जो पेपर होगा वो भी मैं यहाँ पर आपको, अब जो कल जो पेपर होगा तो वो भी मैं अपलोड कर लूँगा।